एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम करेंगे पीओएसी। देखो, जो पीओएसी है वो कहीं पर भी एनसीईआरटी में एज सच टॉपिक गिवन नहीं है। तो पीओएसी इज मोर लाइक अ टूल कह सकते हो आप, या फिर ये कह सकते हो इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑन मोल। ठीक है। तो देखो, इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि पीओएसी क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ किन क्वेश्चंस में, मोर इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ हम सीखेंगे कि पीओएसी किन क्वेश्चंस में लगाना चाहिए। ठीक है। तो देखो, पिछले लेक्चर्स में चाहे हमने यूनिटरी मेथड किया हो, चाहे हमने मोल मोल एनालिसिस, मास मास एनालिसिस, या फिर मास वॉल्यूम एनालिसिस करा हो, तो उनसे क्या था, मोल के क्वेश्चंस जो थे वो बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे। ठीक है। आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उनकी जगह पीओएसी भी लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आपको इजीली पिछले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसी से कीजिए, और जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे जिसकी बात मैं आगे करूँगी उन्हें आप पीओएसी से करिए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पीओएसी? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये वाला टॉपिक हमारा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये किस पर काम करता है? एटम कंजर्वेशन पर ये काम करता है। आपको पता होगा जैसे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है, हमेशा ही आप इसको ये भी कह सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन भी होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी वही चीज़ होगी। ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, जितने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पर भी आपको देखने को मिलते हैं। मतलब क्या होता है, जस्ट एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एटम क्या होता है, अपने प्लेस से हटकर दूसरे के साथ रिएक्ट होता है, कुछ और बना देगा, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है वो लॉस्ट नहीं होंगे, वो प्रोडक्ट में आपको वो एटम्स मिल ही जाएंगे। दैट मीन्स एटम क्या होता है, कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। और इसे आप कैसे लिख सकते हो? किसी भी एलिमेंट के लिए जो रिएक्शन को में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, फॉर एन एलिमेंट आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड is equal to number of atoms on product side। ठीक है। जितने ही नंबर ऑफ एटम्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पर होंगे, प्रोडक्ट साइड पे होंगे। तो यही था एटम कंजर्वेशन। ठीक है। अब देखो, सिंस नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड, क्योंकि हमें पता है एटम्स एंड मोल्स भी आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अगर एटम्स कंजर्व हो गए तो मोल्स भी कंजर्व हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। सिंस नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड, सो इट्स मोल्स आर ऑल्सो कंजर्व्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या होगा कि फॉर एन एलिमेंट, हम किसकी बात करें, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हैं। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर उसके एटम्स कंजर्व है तो उसके मोल्स भी कंजर्व हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल हो गए जितने उस एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? प्रोडक्ट साइड। ठीक है। दैट मीन्स इन शॉर्ट कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स भी हमारे क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है। अब देखो, पीओएसी कैसे अप्लाई करें। देखो, पीओएसी अप्लाई होता है इस पर ही कि आपके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है कंजर्व्ड। ठीक है। इसी पर आप क्या करते हो, पीओएसी को अप्लाई करते हो। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मान लो कि आपने लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप लिख लेते हो उस कंपाउंड में, पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने उस एलिमेंट के मोल्स है, इनटू कर देते हो नंबर ऑफ एटम्स से। ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो एटम्स के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो आपको निकल करके मिल जाते हैं। उनको इक्वेट करोगे प्रोडक्ट साइड पे, नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं उस एलिमेंट के इनटू नंबर ऑफ मोल्स।
मोल्स उस कंपाउंड के जिसमें वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक और बात पीओएसी के बारे में, देयर इज़ नो नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ये सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है केमिकल रिएक्शन को। देखो प्रीवियस लेक्चर्स में जब भी हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ी, ठीक है, एनालिसिस पढ़े या फिर यूनिटरी मेथड लगा के हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, तो सबसे पहला स्टेप मैं बार बार आपको क्या कहती थी कि बैलेंस करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा फंडा नहीं होता, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की। अब अगर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से एक चीज़ और निकल कर के आती है कि वहाँ पर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पीओएसी में कभी भी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है जो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे लगे होते हैं, उनका कोई भी रोल नहीं रहता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, उन कोफिशिएंट्स को कभी भी आपने अपने कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे पीओएसी के बारे में। ठीक है, अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आप सभी के माइंड में होगा कि कहाँ यूज़ करें पीओएसी, किन क्वेश्चंस में यूज़ करें। तो देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी और आप पीओएसी का एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो वेयर वी शुड अप्लाई पीओएसी। सबसे पहली बात, अगर आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं दिए है या फिर आपको बैलेंस करना नहीं आता, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है किसी रिएक्शन को, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गई, आपसे बैलेंस नहीं हो रही है, तो उन केसेस में हाँ आप पीओएसी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, व्हेन यू डोंट हैव कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। देखो अभी तक जो क्वेश्चंस आए उनमें केमिकल रिएक्शन बेशक बैलेंस नहीं थी, लेकिन पूरी तो दी थी कि कितना रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करे और कौन से प्रोडक्ट बन रहे। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़ी है, लेकिन कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स आगे आएंगे आपके पास जिसमें जस्ट आपको ये पता होगा कि ये रिएक्टेंट है और उसने क्या करा, थ्रू सम सेवरल प्रोसेसेस क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया होगा, बीच का आपको स्टेप्स नहीं दिए होंगे, और फर्दर कई बार ऐसे होगा कि प्रोडक्ट में अदर प्रोडक्ट्स गिवन नहीं होंगे। ठीक है, जो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो उन केसेस में विदाउट एनी डाउट आपको क्या करना है, पीओएसी लगा देना है। ठीक है, तो सबसे अच्छी पहचान होती है पीओएसी लगाने की उन क्वेश्चंस में जहां पर आपको कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज नॉट गिवन। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, मान लो ए बी से रिएक्ट कर रहा है और हम कह रहे हैं इसके बाद ये नंबर ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करके, और उसकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए है कि वो स्टेप्स कौन से हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ स्टेप्स को करके वो बनाता है प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो सीधे क्या यूज़ करोगे, पीओएसी। ठीक है, पीओएसी का आप यूज़ करोगे, या फिर कई बार इस तरह से दिया होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट दिया होगा और बाकी प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिए होंगे, तभी आप क्या यूज़ करोगे, यूज़ पीओएसी। इन केसेस में विदाउट एनी डाउट आपको क्या यूज़ करना है, पीओएसी। और थर्ड कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको बोल रहे हैं कि वो पूरा रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में 100%, या फिर आपको दिया होगा कि वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है, उन केसेस में आप जल्दी से क्या लगाओगे, पीओएसी। क्यों, क्योंकि अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी एलिमेंट का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो एटम क्या है, कंजर्व है in a chemical reaction. So when you are given that a particular atom has been completely transferred or converted to the products, तो आप यूज़ करोगे पीओएसी। ठीक है, तो उसका मतलब होगा वो पर्टिकुलर एटम क्या है, वो कंजर्व्ड है, और हम क्या करते हैं पीओएसी में क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एटम या फिर मोल कंजर्वेशन। ठीक है, तो देखो आगे हम करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। देखो एग्जाम्पल है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन अ रिएक्शन। दिस रिएक्शन आपको गिवन है। अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो हम यूनिटरी मेथड से या फिर एनालिसिस से, अपने स्टोइकियोमेट्री से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस, आप बिल्कुल सही हो,
और करना भी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप POAC से किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो देख लेते हैं POAC से आप कैसे यूज़ करोगे। देखो रिएक्शन आपको दी है, तो अगर POAC अप्लाई कर रहे हैं तो डोंट बैलेंस द रिएक्शन, तो हमने ये रिएक्शन लिख ली, ठीक है। अब देखो जो POAC कैसे लगाना है, POAC किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे नाइट्रोजन पर, तो अप्लाई POAC ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे POAC हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, जितने भी नाइट्रोजन आपको रिएक्टेंट साइड पे दिख रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करना है जितने ही प्रोडक्ट साइड पे है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कैसे करोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स, जो हमने फॉर्मूला पीछे करा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड पे N2 में है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन N2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 is equals to number of atoms of nitrogen in प्रोडक्ट साइड में किस में है ये प्रेजेंट, NH3 में है, इन NH3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड NH3 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो मोल N2 के आगे होगा वही मोल नाइट्रोजन का होगा, जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ही NH3 के आगे जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही मोल्स नंबर किसके होंगे, नाइट्रोजन के होंगे, इसीलिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड से इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन N2 कितना है, N2 में कितने एटम्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, N2 के कितने मोल्स है, N2 के गिवन मोल्स है आपके पास 2, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, वो कितना है, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 जो कि आपको फाइंड आउट करना है। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 4, तो निकल गया ना आंसर 4, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ ये क्वेश्चन आप दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो जो मैंने आपको पहले सिखाए हैं, और POAC से भी आप ये कर सकते हो, और ये रहा इसका आपके पास आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए कि हम POAC किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं अप्लाई करना सिखा देती हूँ। इसमें आपके पास ये एग्जाम्पल है, इसमें आपने POAC अप्लाई करना है। देखो तो इसमें आपके पास फॉस्फोरस है एंड ऑक्सीजन है, तो आप POAC फॉस्फोरस पे भी यूज़ कर सकते हो, ऑक्सीजन पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे पहले POAC लगाओगे ऑन फॉस्फोरस, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होगे, इक्वल होगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इन रिएक्टेंट साइड में फॉस्फोरस का है P4 में है, इन P4 जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि हम एटम कंजर्वेशन में हम क्या करते थे, उसके साथ साथ हम मोल कंजर्वेशन पे भी आगे थे। तो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जिस पे आप POAC लगा रहे हो उसके रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। तो वही हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इन P4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इन, अब यहाँ पर क्या है, P4O6 में है जितने, प्लस क्योंकि आगे भी फॉस्फोरस है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इन P4O10, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उनको हमने इक्वेट कर दिया रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब देखो रिएक्टेंट साइड कहाँ था, सिर्फ P4 में था, यहाँ पर कोई फॉस्फोरस नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स से, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। तो P4 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स आर 4 हेयर, 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 के नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम्स को, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इन P4O6 कैसे निकालोगे, पहले एटम को मल्टीप्लाई करो, फॉस्फोरस के कितने 4 है, इंटू इसके मोल्स
P4O6 के मोल से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस नंबर देखो फॉस्फोरस का कितना है 4 इंटू नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करोगे P4O10 के, ठीक है, क्योंकि जो P4O10 का मोल होगा, नंबर ऑफ मोल होगा, वो ही इसका एटम का भी नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली। तो यहाँ से आपके पास क्या आया निकल करके, यहाँ पर से आपके पास ये इक्वेशन आई। अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर तो हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, अगर क्वेश्चन होता तो क्या होना था कि यहाँ पर कुछ एक चीज़ें आपको गिवन होती, कुछ एक नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते और कुछ फाइंड आउट करने होते, ठीक है। सिंस ये क्या आ गई आपके पास, दो वेरिएबल की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, दो इक्वेशन होनी ज़रूरी है। तो अगर आप क्या करते हो, POAC लगाओगे ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन पे कैसे आप POAC लगाओगे, जैसे ऊपर लगाया है, तो चलो करते हैं, खुद भी आप ट्राई करो कैसे करोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन, अब देखो ऑक्सीजन का है रिएक्शन में, ऑक्सीजन सिर्फ O2 में है, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स, अब प्रोडक्ट पे जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन, अब देखो ऑक्सीजन P4O6 में भी है, P4O6 में जितने मोल्स है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन P4O10, ठीक है। ये हमने इक्वेट कर दिया। अब कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आपको एटम से मल्टीप्लाई करना होता है। O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ऑक्सीजन एटम के लिए, तो कितने एटम्स है O2 में, 2 है, ठीक है। सो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 6 है नंबर, 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O6 के जितने नंबर ऑफ मोल्स होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, P4O10 में 10 एटम्स है, तो 10 एटम्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाते हैं, आप मोल्स को इक्वेट कर लेते हो। तो देखो अगर ये क्वेश्चन होता तो दो इक्वेशंस यहाँ पर आपके पास आ गई होती, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके प्लस या माइनस करके अकॉर्डिंगली तो आपके पास क्या आ जाता है, डिजायर्ड वैल्यूज आ जाती। तो इस तरह से देखो आप डिफरेंट एटम्स पर POAC लगा सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द राइट हैंड साइड करना है फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस का है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस, देखो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता देती हूँ, क्वेश्चन आपको डरा रहा होगा, बेशक लंबा लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही इजी है। POAC का मैजिक देखना आप, POAC की हेल्प से कैसे इतना बड़ा क्वेश्चन इतने छोटे से स्पेस में हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो, इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, an aqueous solution of this compound is treated with a mixture of ammonium and magnesium ions। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हो रहा है ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस, उसमें बोल रहे हैं आपको रिएक्टेंट गिवन है, ये पहला जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है ये, उसको आपने ट्रीट किया विद द मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आइंस, फिर आपको मिले टू प्रेसिपिटेट दिस, ये करने से आपको बीच में ये चीज़ मिलती है, ठीक है। दिस इज हीटेड, अब इस चीज़ को जो ऑब्टेंड हुई है उसको फिर से हमने हीट किया एंड डिकम्पोज किया, पहले हीट किया फिर से तोड़ा टू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, तब जाके इसके बाद डिकम्पोजिशन, हीटिंग एंड डिकम्पोजिशन के बाद आपको मिलता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, जो कि है ये, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, जो कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल था, यील्ड इतने ग्राम ऑफ Mg2P2O7। तो देखो जो आपका फाइनल यहाँ पर प्रोडक्ट बता रहे हैं वो है ये, तो ये तो आपको समझ आ गया। देखो यहाँ पर कहीं आपको रिएक्शन दिख रही है, रिएक्शन नहीं है, और रिएक्शन आप बना भी नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच के प्रोसेसेस दिए हैं, पर्टिकुलर आपको रिएक्शन एंड बाय प्रोडक्ट्स नहीं दिए हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ दिस यील्ड इतने ग्राम्स ऑफ दिस, तो आपको यहाँ पर मास दिया है जो कि प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट वेट ऑफ रिएक्टेंट वाज प्रेजेंट, कि रिएक्टेंट का कितना वेट प्रेजेंट था कि आपको प्रोडक्ट का इतना वेट मिला, ठीक है। तो बताओ कैसे करोगे।
सबसे पहली बात, कैसे दिमाग में आएगा कि इस क्वेश्चन को पीओएसी से सॉल्व करना है। तो देखो कैसे दिमाग लगाना है, कैसे सोचना है, किस तरह से अप्रोच करना है। तो देखो हमेशा ही ध्यान देना कि जिन क्वेश्चंस में आपको क्लियरली रिएक्शन देखने को नहीं मिल रही एंड बीच में वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पर स्टेप है कि रिएक्टेंट को आपने पहले मिक्सचर से ट्रीट किया, फिर उसका प्रेसिपिटेट बना, फिर प्रेसिपिटेट को हीट किया, डिकम्पोज किया, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट मिल रहा है। दैट मीन्स आपको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे रही, आपको क्या दिया गया है, आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स गिवन है। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि यहाँ पर आप पीओएसी लगाओगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। जहाँ पर आपको क्लियरली रिएक्शन नहीं देखने को मिल रही है, देन विदाउट एनी डाउट अप्लाई पीओएसी। तो ये बात समझ आ गई कि पीओएसी अप्लाई करना है। ठीक है, पहले हम यहाँ से जो हमें समझ आ रहा है वो लिख लेते हैं। हमें क्या यहाँ से समझ आया कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है NaH2PO4। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब क्या बता रहे हैं कि बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स की यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फिर डीकम्पोजिशन हो रहा है, उससे जो लास्ट में प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज Mg2P2O7। ठीक है, इतनी कहानी हमें समझ आ गई, बाकी पूरी प्रॉपर रिएक्शन नहीं दी गई। तो हम क्या करेंगे, और साथ में इसका जो वेट गिवन है दैट इज 1.054 ग्राम्स ऑफ दिस प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब हम पीओएसी अप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे कि मैम पीओएसी किस में अप्लाई करें, फॉस्फोरस में करें, हाइड्रोजन में करें, किस में करें। तो देखो वैसे भी एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो, या ऑक्सीजन में भी कर सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन दोनों साइड है। लेकिन अगेन आपको एक और चीज़, जो पीछे मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया है वो यहाँ पर यूज़ होगा। देखो ऊपर क्या लिखा है, इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो ग्रेविमेट्रिक जब डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस हो रही है तो ये तो पक्की बात है कि जिसका आप डिटर्मिनेशन कर रहे हो वो जितना जितना रिएक्टेंट में था वो 100% कंप्लीटली कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। और मैंने एक पॉइंट में क्या लिखाया था कि अगर कहीं क्वेश्चन में कोई एलिमेंट आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई देती हूँ आपको वो कौन सा पॉइंट था, कि व्हेन यू आर गिवन दैट अ पर्टिकुलर एटम हैज़ बीन कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड या कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, तो आप क्या लगाओगे, पीओएसी, क्योंकि उसका मतलब होता है कि वो एटम वहाँ पर क्या है, कंजर्व्ड है। तो इस क्वेश्चन में क्या कंजर्व है, इसका मतलब कि ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन हो रही है फॉस्फोरस की, दैट मीन्स फॉस्फोरस इज कंजर्व्ड है। तो सीधी बात है कि आप जो कंजर्वेशन का लगाओगे पीओएसी वो लगाओगे फॉस्फोरस पे। तो देखो इस क्वेश्चन से दो चीज़ें पता चल गई, पीओएसी लगाना है और किस पे लगाना है, फॉस्फोरस पे। ठीक है, लगाओ पीओएसी, अप्लाइंग पीओएसी ऑन फॉस्फोरस। ठीक है, ये काम कर लेते हैं। देखो कितना मैजिक होगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, किसके, फॉस्फोरस के। तो फॉस्फोरस के पहले एटम देख लो कितना है इसमें, फॉस्फोरस का एटम है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaH2PO4 के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉस्फोरस कितना है 2 इंटू इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2P2O7। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन जो पूछा है वो तो वेट पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स और मास में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास, जो कि निकालना है, अपॉन मोलर मास, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को इस एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं चेंज। ठीक है, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस इक्वल्स टू मास ऑफ दिस, इसका मास कितना है अब। ठीक है, तो इसका मास क्या है वो फाइंड आउट करना है। सो मास ऑफ NaH2PO4 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, क्योंकि नीचे मोलर मास है और मोलर मास कितना है इसका 120, तो 120 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ दिस Mg2P2O7 जो कि गिवन है। तो कितना गिवन मास इसका 1.054, तो पुट कर दोगे 1.054, ठीक है, ग्राम्स। और साथ में आप इसके नीचे जो मोलर मास है वो क्या यूज़ करोगे, गिवन इन द क्वेश्चन 122, तो 122 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो निकालना क्या था, निकालना था आपको कि ओरिजिनली जो आपने रिएक्टेंट लिया था उसका कितना मास प्रेजेंट था उस टाइम। तो एक्चुअली हमें निकालना है ये मास। तो कितना निकलता है, मास ऑफ
H2PO4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.054 डिवाइडेड बाय 122 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है 120, ठीक है। 120 ऊपर गया और डिवाइडेड बाय 122, सो इसको ऑन सॉल्विंग क्या आ जाता है 1.139 ग्राम्स, ठीक है। ये आपका आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया। बेशक क्वेश्चन इतना लेंदी था, कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो डरना नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत टाइम लगेगा। पीओएसी का मैजिक देखो कि कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को इतने कम लाइंस में सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से समझना है कि पीओएसी कहाँ लगाए और कैसे लगाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पीओएसी पे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, तो देखो क्वेश्चन क्या है, 27.6 grams of K2CO3 was treated with a series of reagents so as to convert all of its carbon to this, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो अब सबसे पहली बात पीओएसी किस तरह से रिकग्नाइज होगा, तो क्या दिया है इसमें कि आपको इतना रिएक्टेंट दिया है, उसको ट्रीट किया बाय द सीरीज ऑफ द रिएजेंट्स, ठीक है। अगेन प्रॉपर रिएक्शन इज नॉट गिवन, जस्ट आपको बता रहे हैं कि जस्ट हमने कुछ एक ट्रीटमेंट किए, वो भी आपको नहीं बताया है, बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन। देखो और ये एक तो ये बात है कि सीरीज ऑफ रिएजेंट्स से हमने बहुत सारे स्टेप्स किए हैं, और साथ ही साथ कि सारा का सारा जो कार्बन है K2CO3 में वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है इसमें, इस कार्बन में यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन कंजर्व्ड है, ठीक है। तो बात समझ आई कि कैसे पता पीओएसी लगेगा। पहली बात, रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन इज नॉट गिवन। दूसरी बात कि यहाँ पर पूरा एक एटम ऐसा दिख रहा है जिसको कहा गया है कि वो पूरी तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया है, तो इसका मतलब कि कार्बन इज कंजर्व्ड हियर, सो वी कैन अप्लाई पीओएसी। तो ये ट्रिक्स है पीओएसी का समझने के लिए कि किस तरह से पीओएसी अप्लाई करें, ठीक है। तो हमें जो समझ आया वो लिख लेते हैं। हमें क्या समझ आया कि रिएक्टेंट था K2CO3 और क्या किया गया है, बाय द सीरीज ऑफ द ट्रीटमेंट जो भी रिएजेंट के साथ किए गए हैं उससे आपको क्या मिला है, आपको मिला है K2ZN थ्राइस और यहाँ पर हो गया Fe साइनाइड 6 और बाहर 2, ठीक है। ये चीज़ आपको मिली है, ठीक है। और साथ में आपको मोलर मासेस भी इनके दिए हैं, और आपको जो वेट गिवन है, वेट गिवन है इसका इनिशियली वो गिवन है 27.6 ग्राम से आप इसे स्टार्ट कर रहे हो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्बन इज कंसर्व्ड, तो हम क्या करेंगे, पीओएसी हम लगाएंगे ऑन कार्बन। कार्बन पे पीओएसी अप्लाई करने से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पर आपको कार्बन के दिख रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑन द प्रोडक्ट साइड, यही पीओएसी कहता था। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर कार्बन का क्या एटम है, ओनली 1, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड कितना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कितना होगा, कार्बन देखो 1 नहीं लिखना है, टोटल ब्रैकेट भी देखो, साइनाइड के बाहर 6 है लेकिन इस पूरे के बाहर ट्वाइस है, तो 6 2s are 12, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आर 12, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2ZN थ्राइस एंड Fe साइनाइड 6 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आपको चाहिए वेट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, मास ऑफ K2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2CO3, ठीक है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स का जस्ट हमने फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे कितना आ जाएगा, मास ऑफ द, मैं यहाँ पर इस पूरे को प्रोडक्ट लिख लेती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, मास ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स ये प्रोडक्ट, ठीक है।
अब आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वेट पूछा है आपको, दैट मीन्स आपको पूछा है ये चीज़। अब देखो जो चीज़ें गिवन है वो पुट कर लेते हैं। गिवन मास इनिशियली वॉज 27.6 ग्राम्स, 27.6 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2CO3 गिवन है 138, 138 इक्वल्स टू 12 इंटू मास ऑफ द प्रोडक्ट जो कि आपको निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट इज 698, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे 27.6 इंटू ये ऊपर चल जाएगा 698 डिवाइडेड बाय 138 पहले से नीचे था और 12 भी यहाँ से नीचे आ जाएगा इंटू 12, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग ये वैल्यू आ जाती है 11.6 ग्राम्स। तो प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बना, 11.6 ग्राम्स, ठीक है। तो ये निकला आंसर आपका। ये जो प्रोडक्ट था तो इसका 11.6 ग्राम्स बना। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमने किससे सॉल्व किया है, POAC से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो देखो POAC कई क्वेश्चंस में, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है, इजीली आपका क्वेश्चन का आंसर एकदम से निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप इस लेक्चर के बाद POAC क्या होता है, कहाँ अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे, तो इन क्वेश्चंस के आपको बहुत ही इजीली आंसर्स मिल गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।